साथ टीआर केसवन जी भी जुड़ गए हैं जो कि फिक्की से हैं। बाजार मिस्टर केसवन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। बजट की अगर बात करें, एग्रीकल्चर थीम या ग्रामीण भारत को डेवलप करने पर सरकार का फोकस है भी, और इस पर आए दिन हम देखते भी हैं कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं। बजट के लिहाज से आप थीम, पूरी एग्री थीम को कैसे देखते हैं? थैंक यू फॉर टेकिंग मी इन। एग्री थीम से हमारा ये बजट में मेरे ख्याल से एग्री को फोकस तो ज्यादा ही दिया गया है। एक तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर ने बनाया और उसमें तो ओपन सोर्स भी कर दिया। उसमें फार्म इनपुट्स, मार्केट इंटेलिजेंस, एग्रीटेक इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप का इंपॉर्टेंस दिया है। और एग्री क्रेडिट लास्ट ईयर तो 18.5 लाख करोड़ था, ये साल तो 20 लाख करोड़ बनाया दिया गया है। दूसरा चीज है एग्री एक्सेलरेटेड फंड फॉर रूरल एरियाज, इसमें तो फायदा बहुत होने वाला है हमारा हिसाब से। और दूसरा चीज है 63,000 एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसाइटी पूरा कंप्यूटराइज करने के लिए 2,300 करोड़ दिया गया है। और नेशनल कोऑपरेटिव डाटा डिसेंट्रलाइज करके स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग, वो लोग क्या सोच रहा है कि हमारा रूरल में इतना स्टोरेज फैसिलिटी है, सालों सालों से स्टोरेज फैसिलिटी है, उसको भी पूरा में इंक्लूड करके डिजिटल लिंक करके नया स्टोरेज फैसिलिटी बनाने के लिए तो फंडिंग अलॉकेट किया गया है। ये भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होने वाला है। और ये ड्रॉप रिलीफ वेरी इंटरेस्टिंग, ये देखा था कर्नाटक के लिए ड्रॉप रिलीफ के लिए 5,300 करोड़ दिया गया है। तो ओवरऑल देखिएगा तो मेरे ख्याल से फोकस एग्रीकल्चर में तो बहुत तो बड़ा है। और फिशरमैन हो, एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसाइटी हो, और वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन हो, सब हमारे साथ में पूछता था। ये वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन में ज्यादा मिलेट का उत्पादन सब होता है। तो उधर हम लोग वो लोग को भी कॉन्सेंट्रेट करेगा, वो भी एग्रीकल्चर में बहुत फायदा होने वाला है। और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग का था ये फोकस ऑन प्रिसिशन फार्मिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। एंड इसमें तो क्रिएट किया है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी क्रिएट करने वाला है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एग्रीकल्चर देखिएगा तो मेरे बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग और एक चीज बताया गया था पहले, हम लोग बोला था लाइक यू हैव जीएसटी। एब्सोल्युटली जी मिस्टर केसवन, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपना एक रिएक्शन बाजार पर शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बजट पर शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी के कारण आपसे सिर्फ एक ही सवाल ले पाए, लेकिन बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ अब सुमंत सिन्हा भी है रिन्यूएबल पावर से, और क्योंकि ग्रीन एनर्जी पर सरकार ने फोकस था भी, पहले भी एक्सपेक्टेशन थी और अच्छा खासा यहाँ पर भी अनाउंसमेंट आया। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर सिन्हा। क्योंकि एलोकेटेड जो लगभग 19,700 करोड़ की बात की जा रही है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये बहुत बड़ा मिशन है, और जो 2030 तक के लिए प्रोडक्शन का टारगेट है वो भी एक रॉबस्ट टारगेट रखा है। आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? क्या एक्सपेक्टेशन आपकी थी और क्या वो मीट हुई है? देखिए, इस बजट में एक्सपेक्टेशन हमारी सबसे ज्यादा ये थी कि एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उस पर एक प्रूडेंस दिखाया जाएगा, और वो काफी हद तक साबित हुआ। सरकार का फिस्कल डेफिसिट नंबर 6.4% इस साल का रहा है, और अगले साल के लिए 5.9% भी टारगेट सेट किया है। तो एक तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज इससे इंटरेस्ट रेट्स पे थोड़ा कम होने की गुंजाइश है, और उसके कारण फिर हर कंजम्पशन को ही फायदा होता है और इन्वेस्टमेंट को ही फायदा होता है। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात है, जहां तक रही ग्रीन इकोनॉमी का सवाल, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इस सरकार ने पहले अनाउंस किया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको रिपीट किया इस बजट में। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की टारगेट एक रखी गई है 2030 तक। उसके लिए कम से कम $200 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इसके पीछे अभी सरकार ने करीब 19,500 करोड़ रुपए को एलोकेट किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि इससे धीरे धीरे करके इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेगा, जो 2047 तक एक लक्ष्य भी रखा है प्रधानमंत्री जी ने कि 2047 तक इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है। तो उसके तरफ ये एक गाड़ी आगे बढ़ेगी। दूसरा ये है कि एनर्जी ट्रांजिशन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा एलोकेट किया है इस बजट में, जिससे कि आई थिंक इंक्लूसिव एक ट्रांजिशन जो होनी चाहिए, जो ऑयल एंड गैस जो कंपनीज हैं, कोल कंपनीज हैं, उनको किस तरह से ट्रांजिशन करना चाहिए ग्रीन की तरफ, उस पर भी काफी एक सोच विचार रखी गई है, और काफी एक अच्छा सा बजट भी इसके लिए एलोकेट किया है। उसके अलावा 2-3 और चीजें हैं।
बैटरी स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उसके लिए 4000 मेगावाट आवर की वायबिलिटी गैप फंडिंग दी गई है। और फिर लद्दाख में जहां बहुत अच्छी विंड और सोलर रिसोर्स है, लेकिन वहां से पावर को निकालना पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए इतना आसान नहीं था, तो उसको एक ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का एक एलोकेशन हुआ है, जो मुझे लगता है उसके कारण काफी लद्दाख में जाके इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, विंड और सोलर के प्लांट्स वहां लगेंगे। उसके अलावा एक काफी हद तक एक ग्रीन इकोनॉमी करने के लिए, सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए वित्त मंत्री ने काफी अनाउंसमेंट्स किए हैं कि किस तरह से वो किया जाए, कॉर्पोरेट्स को कैसे इनकरेज करना चाहिए, ग्रीन फार्मिंग कैसे करनी चाहिए, मैंग्रोव फॉरेस्टेशन और बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह के काफी सारे और अहम अनाउंसमेंट्स हुए हैं बजट में, जिससे कि इंडिया का ना तो कि डेवलपमेंट ही होगा, बट ये ग्रीन डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए और इंडिया को एक सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ाते हुए। सुमंत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस एनर्जी के मुद्दे पर भी, क्योंकि ये नया डेवलपिंग थीम है और आपने सही कहा, एनर्जी इंडिपेंडेंस जो है वो काफी हद तक इम्पोर्टेंट है और एनर्जी इंडिपेंडेंट जब देश हो जाएगा तो फिर एनर्जी ट्रांसमिशन पर भी आगे बात बढ़ेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।